हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग इसको डिस्कस करेंगे। पावर शेयरिंग का जो चैप्टर है जो चैप्टर का जो टॉपिक है पावर शेयरिंग, इसी से हम ये समझ जाते हैं कि इस चैप्टर में हम पावर ये देखेंगे कि पावर कैसे शेयर होती है, पावर कैसे डिवाइड होती है। चैप्टर का ओवरव्यू सबसे पहले पढ़ते हैं। इस चैप्टर से हमने जो डेमोक्रेसी स्टार्ट करी थी, यानी कि डेमोक्रेसी का जो टूर हमने स्टार्ट किया था 9th में, उसको कंटिन्यू करेंगे। यानी कि डेमोक्रेसी के बारे में जितनी भी चीज़ें हमने 9th में पढ़ी थी, उसके बाद हम डेमोक्रेसी के बारे में और थोड़ा डिस्कवर करेंगे। हमने लास्ट ईयर ये देखा कि डेमोक्रेसी में जो सारी पावर्स है, डेमोक्रेसी में सारी पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो डेमोक्रेसी में जो पावर है वो किसी एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होती। यानी कि पावर डिवाइड होती है, किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में पावर नहीं होती डेमोक्रेसी में। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी is very important to the design of democracy. डेमोक्रेसी में जो पावर है वो किसके अमंग शेयर होती है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस चैप्टर में नेक्स्ट जो 2 चैप्टर है जो कि हमारा फेडरलिज्म भी है, तो उन चैप्टर्स में हम पावर शेयरिंग के ही आइडिया को और आगे फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि फेडरलिज्म में कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग कुछ हम उससे कनेक्ट करते चलेंगे बहुत, क्योंकि ये चैप्टर में हम जो पावर शेयरिंग समझ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में उन्हीं 2 केस स्टडी से, जो इस चैप्टर में जो केस स्टडीज़ आएंगी, इन्हीं 2 केस स्टडी से हम उस चैप्टर में भी थोड़ा कनेक्ट करके चलेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास 2 केस स्टडीज़ है, बेल्जियम एंड श्रीलंका की। ये दोनों ही जो स्टोरी हैं, इसमें हमारे पास ये बताया गया, इन दोनों केस स्टडीज़ में हमारे पास ये बताया गया है कि डेमोक्रेसी कैसे हैंडल करती है पावर शेयरिंग की डिमांड को, कि पावर शेयरिंग की जितनी भी डिमांड है, अब इसको डेमोक्रेसी कैसे हैंडल कर रही है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि पावर शेयरिंग की भी ज़रूरत है डेमोक्रेसी में, और हम पावर शेयरिंग को आगे भी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की ज़रूरत कैसे पड़ती है। 2 कंट्रीज की केस स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है। बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, जिसका एरिया हरियाणा स्टेट से भी कम है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी स्मॉल कंट्री होगी। इसके बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगता है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। इसमें सिर्फ 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, लगभग हरियाणा की हाफ, ठीक है। आज के टाइम पे तो 2 करोड़ दिल्ली की है, तो आप उस हिसाब से भी लगा सकते हो। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। यानी कि एथनिक कंपोजिशन, यानी कि बहुत, ये जो कंट्री है ये बहुत ज़्यादा वेरी करती है, यानी कि इस कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ पे आपको एथनिक का ग्लॉसरी में भी दिया है। अ सोशल डिवीजन बेस्ड इन शेयर्ड कल्चर, people belong to the same ethnic group, believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture both. They do not always have the same religion or nationality. Basically culture based division हो सकता है इसमें, सेम रिलीजन नहीं होगा, मतलब कि डिफरेंट रिलीजन होंगे, डिफरेंट नेशनैलिटी होगी उनमें, ऐसे कह सकते हैं। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव, यानी कि हर बार, ठीक है। यानी कि कहीं पे लोग कुछ उनकी लैंग्वेज में भी वेरी कर सकते हैं, कि कहीं लैंग्वेज कुछ और है, कहीं लैंग्वेज कुछ और है। रिलीजन चेंज हो सकता है, उनका कल्चर वेरी कर सकता है, तो वो सब चीज़ें। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन, यानी कि कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में से 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है, एंड स्पीक डच लैंग्वेज, और वो डच लैंग्वेज बोलती हैं, ठीक है। उसके बाद अनदर 40% पीपल लिव इन वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। वलोनिया रीजन में रहते 40% और फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% बेल्जियन स्पीक जर्मन, और बाकी के 1% बचे हुए जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80%
पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। यानी कि कैपिटल सिटी, बेल्जियम की कैपिटल सिटी क्या है? बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है, जिसमें 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच स्पीकिंग है। ये सब चीज़ें याद रखनी है, कई बार फिलअप से MCQ में आ जाता है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। माइनॉरिटी में यानी कि जो फ्रेंच स्पीकिंग की जो कम्युनिटी है, जो कि माइनॉरिटी में है, वो रिच है और मतलब बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट and education much later. This led to tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s. अब यहाँ पे हमने क्या देखा, जो फ्रेंच स्पीकिंग थी, जो पॉपुलेशन थी उसको रिसेंटेड यानी कि उसको दबाया एक तरीके से, उसको अपने अंडर किसने किया? डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने, जिसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला और एजुकेशन का भी बाद में। इस वजह से क्या हुआ, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में टेंशन, यानी कि एक तरीके से थोड़ा मतलब मतभेद टाइप का थोड़ा ऐसे चल रहा था 1950s और 1960s में। ये जो टेंशन थी दो कम्युनिटी में वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, यानी कि ब्रुसेल्स में बहुत ज़्यादा थी। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रुसेल्स ने एक अपनी प्रॉब्लम प्रेजेंट करी कि जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। डच स्पीकिंग पूरी कंट्री में तो मेजॉरिटी में है, बट ब्रुसेल्स यानी कि कैपिटल में माइनॉरिटी में है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि कैपिटल रीजन में डच स्पीकिंग माइनॉरिटी में थी और कंट्री में मेजॉरिटी में थी। ठीक है, तो ब्रुसेल्स ने अपनी ये प्रॉब्लम रखी। अब हम इसको एक दूसरी कंट्री की सिचुएशन के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि श्रीलंका। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, सबको पता है, जस्ट फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इसमें अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। Like other nations in the South Asia region, श्रीलंका has a diverse population. श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा diverse population, यानी कि सबका कल्चर वेरी करता है, सबका रिलीजन वेरी करता है। इसमें जो मेजर सोशल ग्रुप्स है वो सिन्हाला स्पीकर्स है, जो कि 74% है, और तमिल स्पीकर्स है 18%। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, यानी कि तमिल्स में भी 2 सब ग्रुप्स आते हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री और कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो कि 13% है। द रेस्ट हुज forefathers came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamil। यानी कि यहाँ पे तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, यानी कि जो अपनी श्रीलंका का जो अपनी तमिल स्पीकिंग है और जो श्रीलंका को अपनी नेटिव कंट्री मानते हैं, तो वो श्रीलंकन तमिल्स कहलाते हैं, जो कि 13% है। और जिनके फोरफादर्स यानी कि जिनके मतलब एंसेस्टर्स एक तरीके से जो कि इंडिया से आए हैं, किस टाइम पीरियड में? एज प्लांटेशन वर्कर्स। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर प्लांटेशन वर्कर्स बन के, लाइक जो फोरफादर्स आए थे यानी कि जो एंसेस्टर्स आए थे बाकी तमिल्स के, तो उनको इंडियन तमिल्स कहा गया है। अब हम मैप पे देखें, सबसे पहले तो ब्रुसेल्स का देख लेते हैं, तमिलनाडु का बाद में देखेंगे, श्रीलंका का बाद में देखेंगे। मैप में हमने क्या देखा कि जो जर्मन स्पीकिंग है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जर्मन स्पीकिंग यहाँ पे क्या है? माइनॉरिटी में। तो भाई हमको दिख रही है कि हाँ, जर्मन स्पीकिंग यहाँ पे माइनॉरिटी में है। 1% हमने देखा था कि जर्मन स्पीकिंग है। उसके बाद ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन, ब्रुसेल्स देखो आपको यहाँ पे दिख रही है, जिसमें कि हमने देखा था कि जो डच स्पीकिंग है वो माइनॉरिटी में थी, और बल्कि बाकी कैपिटल में, यानी कि देखो फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग क्या है? डच स्पीकिंग देखो मेजॉरिटी में दिखेगी आपको। डच स्पीकिंग बाकी जो है कंट्री में उसमें मेजॉरिटी में है, बल्कि जो कैपिटल है उसमें माइनॉरिटी में। तो ये पूरी क्या है?
डच स्पीकिंग है। उसके बाद जो फ्लेमिश है उसमें डच स्पीकिंग होगी। वैलून रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग है। ये जो रीजन है इसमें फ्रेंच स्पीकिंग है ये। Tamils, okay. As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. Most of Sinhala speaking are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. यहाँ पे मैप से हम देखेंगे, जो मैप वाली लाइन है जब हम मैप देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। बट और इसने क्या कहा है कि जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है, यानी कि ज़्यादातर जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है वो बुद्धिस्ट है, बाकी तमिल्स हिंदूज है या फिर मुस्लिम्स है। There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala, okay? Just imagine what could happen in situations like this. In the Belgium, Dutch speaking could take advantage of numerous majority and force it will on the French and German speaking population. अब हमको ये सोचना है कि क्या होगा अगर डच स्पीकिंग कम्युनिटी, क्योंकि हमने देखा कि वो मेजॉरिटी में, अगर डच स्पीकिंग कम्युनिटी अपना मेजॉरिटी का फ़ायदा उठा के वो फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे अपना रोब जमाए, यानी कि फोर्स उस पर बेसिकली मेजॉरिटी में होने का फ़ायदा उठाए। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। इससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे बाद में कम्युनिटीज़ में। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और इससे क्या हो सकता है, पार्टीशन भी हो सकता है वेरी मेसी, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि 1% जर्मन स्पीकिंग है और फ्रेंच स्पीकिंग भी है, और वहाँ पे ब्रुसेल्स भी है जहाँ पे डच स्पीकिंग भले ही माइनॉरिटी में, फ्रेंच स्पीकिंग वहाँ पे भी है। तो आप वो चीज़ समझो कि कितना ज़्यादा मैसी पार्टीशन हो जाएगा कंट्री का। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. अब श्रीलंका में हमने क्या देखा कि सिन्हाला स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में है। अगर वो लोग अपनी मेजॉरिटी में होने का फ़ायदा उठाएं और जो बाकी एंटायर कंट्री पे अपना रोब जमाए, अपनी मेजॉरिटी में होने का फ़ायदा उठाएं, तो क्या हो सकता है। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन दीज बोथ कंट्रीज। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों कंट्रीज में क्या हुआ। व्हाट हैपेंड इन दीज बोथ कंट्रीज, ओके। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको अभी तक का समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।